क्या भारत अंग्रेजी पराधीनता के उन चिन्हों को अंततः मिटा रहा है जिन्हें दशकों पहले मिटा देना चाहिए था? चिन्ह जिन्होंने स्वाधीनता के पश्चात भी भारतीयों को मानसिक पराधीन बनाए रखा। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। प्रश्न यह बनता है कि पराधीनता के चिन्ह भारत में 1947 के पश्चात क्यों नहीं मिटाए गए? डीकोलोनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है एक उपनिवेशवाद शक्ति का किसी देश से आधिपत्य समाप्त करना, परंतु कोलोनाइजेशन केवल भूभाग का नहीं होता। मानसिक कोलोनाइजेशन और भी विभत्स होता है, जिसमें पीड़ा झेलने वाला पीड़ा देने वाले को सुपीरियर समझने लगता है, और इसी सोच को तोड़ना decolonization कहलाता है। That things are the way they are, not by accident, but because a particular ideology has systematically erased others while normalizing itself. क्या ग्रामीण भारत का एक छात्र जो अंग्रेजी नहीं जानता वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है? उत्तर नकारात्मक है, परंतु एक बड़ी आशा के साथ। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में MBBS की पुस्तकें हिंदी में भी अवेलेबल कराई गई। यही कार्य उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। भारतीय सरकार आज कई ऐसे कानूनों को मिटा रही है जिन्हें ब्रिटिश राज द्वारा बनाया ही इसलिए गया था ताकि भारतीयों को रौंदा जाए। गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून कौन से हैं वो प्रतीक जिन्हें आज भारत तोड़ रहा है? किन कारणों से 1947 के पश्चात पराधीनता के प्रतीकों को नहीं हटाया गया? कैसे 1830 के दशक में भारतीयों को नीच प्रमाणित करने वाली संस्थाएं स्थापित करने का उदय हुआ और इन्हें तोड़ा जाना आपके लिए क्यों आवश्यक है? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विध्वंसक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या भारत स्वयं को डीकोलोनाइज कर रहा है? 15 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ये कह रहे थे। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। क्या भारत पराधीनता के प्रतीकों को एक एक करके हटा रहा है? कुछ उदाहरण देखते हैं। अगस्त 2023 में संसद में 3 नए बिल रखे गए जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर आए हैं। इन सभी विधेयकों से भारत की कानून एवं व्यवस्था चलती है। कब आए थे ये कानून? इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी ब्रिटिश राज में 1860 1860 में आया था। सीआरपीसी 1882 1882 में आया था और उसमें कुछ परिवर्तन 1973 में किया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया था। ये कानून 1857 के पश्चात ब्रिटिश राज द्वारा भारतीयों के विरोध को कुचलने के लिए बनाए गए थे, जो 2023 तक भारत चला रहे हैं। यही बात संसद में भी कही गई। तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर। एक कानून जो भारतीयों को कुचलने के लिए बना था, उसे भारत स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद तक भी प्रयोग में ला रहा था। क्यों? क्योंकि मानसिक उपनिवेशवाद स्वाधीनता के पश्चात भी रहा और इन नए विधेयकों के आने से मानसिक डीकोलोनाइजेशन की डगर खुलती है। कहां प्रस्तुत किए गए थे ये विधेयक? संसद के उस भवन में जिसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। आज भारत पुराने संसद भवन को छोड़कर एक नए संसद भवन में जाने के लिए तैयार है और इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी यही कहा गया था। गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। वैसे संसद भवन एक निर्माण था जिसे छोड़कर एक नए भवन में जाना भारतीय नागरिकों पर कोई अधिक प्रभाव नहीं डालता। आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कानूनों का निरस्त होना अवश्य डालता है और भारत ने 2022 में 1500 ऐसे कानून निरस्त कर दिए जिसमें अधिकांश ब्रिटिश कालखंड के थे। पर क्या भारत और कुछ परिवर्तन भी कर रहा है? पहले हर भारतीय को अपने डॉक्यूमेंट्स एक गजेटेड अफसर से साइन करवाने पड़ते थे। पाकिस्तान में आज भी यही चलता है। ये भी कॉलोनियल था और आम जनमानस के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। ब्रिटिश राज में इसका कारण भारतीयों पर विश्वास का ना होना था। अगस्त 2014 में भारत में अपने डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेशन लागू किया गया। देश में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का माध्यम ब्रिटिश काल से ही अंग्रेजी रहा। 2022 में पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़कर भी डॉक्टर बनना मान्य किया गया। क्या हुआ इससे?
पहले जो पढ़ाई केवल कुछ बच्चे कर सकते थे, अब 100% बच्चे कर सकते हैं। गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। दवाई हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में, क्या अंतर पड़ता है? और मध्य प्रदेश के पश्चात अब उत्तर प्रदेश इसे लागू करने जा रहा है। यह भी डीकोलोनाइजेशन की राह में एक पग था। पर चलिए, इंडिया गेट वाली राह को राजपथ कहा जाता था। ब्रिटिश राज के राज को दिखाने के लिए नाम रखा गया था। इसे आधुनिक बनाने के लिए 2022 में इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया और नरेंद्र मोदी का संवाद था कि राजपथ एक पराधीनता का चिन्ह अब इतिहास बन चुका है। भारतीय नेवी के चिन्ह में ब्रिटिश काल से ही क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ सेंट जॉर्ज का क्रॉस आता था। 2022 में छत्रपति शिवाजी की सील से प्रेरणा लेकर इसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया और नरेंद्र मोदी का संवाद था कि हमने पराधीनता के एक और चिन्ह को हटा दिया है। कभी इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम का बड़ा सा पुतला लगा होता था। 2022 में यहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया। गणतंत्र दिवस पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह किया जाता है। ब्रिटिश काल से ही इसमें बजने वाली धुन होती थी अबाइड विद मी। ये एक क्रिश्चियन प्रार्थना की धुन थी और ब्रिटिश कालखंड से ही भारतीय सेना इसका प्रयोग ऐसे उत्सवों में कर रही है जहां अधिकांश हिंदू या सिख हैं। 2022 में इसे ऐ मेरे वतन के लोगों कर दिया गया। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर ब्रिटिश राज के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के लिए बनाई गई थी। नाम भी उन्हीं के थे। भारत में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय बनाया गया और इसमें जलने वाली ज्योति के साथ ही अमर जवान ज्योति को भी मिला दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीप थे जिनका नाम अंग्रेज अधिकारियों के नाम पर था। इनका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के कई सैनिकों के नाम पर रख दिया गया। इसके अतिरिक्त भी कई कदम लिए गए। यह सभी कदम डीकोलोनाइजेशन की ओर हैं। इनमें से कुछ सांकेतिक हैं, कुछ मानसिक पराधीनता को दूर करते हैं और कई क्रांतिकारी हैं। परंतु क्या ये पर्याप्त है? नहीं। शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अनेक कार्य बाकी हैं। क्यों आवश्यक होता है मानसिक डीकोलोनाइजेशन और विश्व ने इसे कैसे रोका, वो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति जब तक स्वयं को हीन समझे वो संसार के समक्ष चक्षु खोलकर आत्मविश्वास से खड़ा नहीं हो सकता। क्या भारत में आज भी भारतीय रंग, विचार, साहित्य और वेशभूषा को तुच्छ समझा जाता है? इन विषयों का सत्य डीकोलोनाइजेशन क्यों आवश्यक है, यह बताएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण आम लोगों का रंग भूरा है, परंतु न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल एड्स देखिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। कारण सोचिए। फिल्मों में सांवले रंग का व्यक्ति पसंद नहीं किया जाता। कारण सोचिए। यहाँ तक कि गोरे रंग के लिए विदेशी मॉडल्स को प्रेफर किया जाता है। कारण सोचिए। This is audition messages. So big production, fair skin or normal skin, I think okay, but good looking. So Kartik is showing me all of the casting calls over email, and at the first line of all of them, it's either fair or very fair. कारण ब्रिटिश काल में ले जाता है जब हल्के रंग वाले भारतीयों को सरकारी नौकरी मिलती थी और गहरे सांवले रंग वाले भारतीयों को दरिद्रता का जीवन। यह भारतीय कोलोनाइजेशन था और यह भारतीयों पर इतना प्रभाव कर गया कि एक सांवला व्यक्ति अपने रंग पर हीन भावना के कारण गोरा बनने की क्रीम लगाने लगा। लड़के के माँ बाप तो राजी है, लड़का विलायत से 2 महीने में लौटेगा, फैसला वही करेगा। बस एक ही अड़चन है, उन्हें बहू चाहिए गोरी। ये प्रोडक्ट्स भारत में अरबों रुपए के बिकते हैं, पर रंग से आगे भाषा पर बात करते हैं। आज भारत के 41% सबसे अधिक लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। भाषा केवल कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, परंतु भारतीय भाषाओं में बोलने वाले लोग धन के अभाव में रहें, यह अन्याय है, जिसका कारण भी कोलोनाइजेशन है। वो समय जब केवल अंग्रेजी ही आपको रोजगार दिलवा सकती थी, वो समय जब भारतीय साहित्य को नीचे दिखाकर ध्वस्त किया जा रहा था, वो समय जब भारतीय धर्मों को दानवीय प्रमाणित किया जा रहा था और रंगभेद की नीति को विज्ञान कहकर भारतीय या अफ्रीकी मूल के जनमानस को नीच प्रमाणित किया जा रहा था, वो मानसिक कोलोनाइजेशन था। And no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. अफ्रीका में यह एक बड़े स्तर पर कामयाब रहा। अनेक देश ऐसे हैं जिनकी मूल संस्कृति समाप्त हो गई। आज अंगोला पुर्तगाली भाषा बोलता है, पुर्तगाली संस्कृति में ही जीता है और रिलीजन में क्रिश्चियनिटी को मानता है। अफ्रीका ऐसे देशों से भरा पड़ा है और इससे एक उपनिवेशवादी शक्ति को ही फायदा होता है। भारत में रंग भेद आया परंतु भाषाएं समाप्त नहीं हुई। साहित्य पर प्रहार किया गया परंतु धर्म की ध्वजा लोगों ने कठोरता से पकड़े रखी। भारत मानसिक रूप से कोलोनाइज हुआ परंतु अफ्रीका की भांति नहीं कि डीकोलोनाइज होने का स्थान ही ना बचे। डीकोलोनाइजेशन स्वयं को तुच्छ समझने वाले मानव को उत्पीड़न करने वाली शक्तियों के समक्ष आत्मविश्वास से खड़ा करता है और इसी कारण यह आवश्यक है। परंतु एक भारतीय स्वयं को तुच्छ क्यों समझने लगा था? क्या हुआ था इतिहास में, वो आगे देखते हैं।
संसार के कई देशों में मानसिक डीकोलोनाइजेशन का कार्य हुआ, पराधीनता के प्रतीकों को नष्ट किया गया। भारत में यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और बहुत विलंब से आरंभ हुआ। परंतु क्यों? वो जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ब्रिटिश राज भारतीयों को मानसिक रूप से डीकोलोनाइज क्यों करना चाहता था। 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के क्षेत्र से दूरी बनाकर रखती थी, क्योंकि उनका लक्ष्य धन अर्जित करना था। 1813 में चार्टर एक्ट आया और पहली बार शिक्षा के लिए कुछ धन रखा गया। इस एक्ट के पश्चात अंग्रेज अफसरों का एक धड़ा ऐसा था जो कहते थे कि भारतीयों को उन्हीं ही की भाषा में शिक्षा दी जाए। इन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। एक बड़ा धड़ा था जो कहता था कि सारी शिक्षा अंग्रेजी में की जाए। ऐसे में 1934 में लॉर्ड मैकॉले भारत आता है, कुछ अध्ययन करता है और भारत की शिक्षा के लिए अपने विचार रखता है, जो कि मिनट्स के नाम से जाने जाते हैं, और भारत का चित्र परिवर्तित कर देते हैं। मैकॉले इन मिनट्स में स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारतीयों को अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाए। वो कहता है कि ब्रिटेन के किसी एक पुस्तकालय का छोटा सा अंश भी पूरे भारत के संपूर्ण साहित्य से बड़ा है। मैकॉले आगे कहता है कि जो भी विद्यापीठ पूर्व से संबंध रखती हुई शिक्षा दे रही है उसे ताला लगा दिया जाए, और वो डाउनवर्ड पॉलिसी प्रस्तुत करता है। क्या होता है इसमें? तो मैकॉले के अनुसार सब अंग्रेजी में पढ़ाया जाए और केवल कुछ लोगों को पढ़ाया जाए, वो फिर आगे अपने बाकी लोगों को पढ़ा देंगे। ऐसा करके क्या करना चाहता था मैकॉले? वो ऐसे भारतीयों का झुंड खड़ा करना चाहता था जो ब्रिटिश हितों की रक्षा करें और ब्रिटेन से वफादारी करें। एक ऐसा झुंड जो भारतीय हो केवल रंग और रक्त से, परंतु नैतिकता, विचारों और समझ में ब्रिटिश हूं। ये खुद मैकॉले ने कहा है। मैकॉले के सुझावों को बिना समय खोए मान लिया गया। 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया। 1837 में न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी हो गई और 1844 में अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी के पद खोल दिए गए। यहां से उन लोगों का जन्म हुआ जो दिखते भारतीय थे परंतु मानसिक रूप से अंग्रेज थे। यही लोग न्यायपालिका से लेकर बाकी सरकारी उच्च पदों पर थे। इन्हीं लोगों से इस भाव का जन्म हुआ कि यदि अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी विचार रखोगे तो ऊंचे पदों पर पहुंचोगे, और इसी भाव से भारतीय होने पर हीन भावना उत्पन्न हुई और यह समाज में दिखता था। अंग्रेजी भाव वाला भारतीय संपन्न था और भारतीय भाषा का प्रयोग करने वाला भारतीय अति दरिद्र। परंतु यह पैतरा केवल भारत में नहीं फेंका गया था। सिंगापुर में एक बड़े वर्ग में स्थानीय लोगों के लिए व्हाइट लोग श्रेष्ठ समझे जाते थे और इस व्यवहार को सिंगापुर में पिंकर्टन सिंड्रोम कहा जाता है। श्रीलंका में इस भाव को कलुसुद्दा कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया में स्थानीय लोगों को श्वेत वर्ण के लोग अच्छे लगते हैं, वो स्पेशल दिखते हैं, उनकी नस्ल भी स्पेशल है। हांगकांग में श्वेत नस्ल को एक प्रकार से पूजा जाता है, यह मनोभाव रहा है लोगों का। कोरिया जैसे देशों में ब्रांड एड्स के लिए श्वेत मॉडल्स का प्रयोग होता है और कारण बताया जाता है कि श्वेत लोग अधिक अच्छे दिखते हैं। ये सभी देश किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं और सभी में यह मनोभाव कभी न कभी रहा है। भारत में इसका प्रारंभ कैसे हुआ? कैसे एक नस्ल उत्पन्न की गई जो रक्त से भारतीय थी परंतु विचारों से ब्रिटिश, वो हमने देखा। परंतु 1947 में स्वाधीनता के उपरांत इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, वो आगे देखते हैं। उपनिवेशवाद को देश से निकालना और मस्तिष्क से निकालना, दोनों में अंतर होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भीतर से कौन थे, यह जानने के लिए 1922 में उनके कहे गए ये शब्द देखिए। 10 वर्ष पहले मैं इंग्लैंड से लौटा था, अपने भीतर वहाँ के पूर्वाग्रह लेकर। मैं भारतीय नहीं था बल्कि एक इंग्लिशमैन था। मैं विश्व को एक अंग्रेज की भांति ही देखता था। मेरे पूर्वाग्रह इंग्लैंड के लिए थे और मैं उतना अधिक अंग्रेज था जितना एक भारतीय के लिए संभव हो सकता है। 1947 के पश्चात सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए था? भारत पर अत्याचार करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की मूर्तियां या गुलामी की निशानियां, इन सबको हटाया जाना चाहिए था। परंतु नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वो ब्रिटिश अधिकारियों की मूर्तियों तक को हटाने नहीं देते थे, जबकि इसके लिए आंदोलन हो रहे थे। परंतु ये मूर्तियां नेहरू जी की मृत्यु तक जस की तस लगी रही। मैकॉले ने भारत पर राज करने के लिए 2 बॉडीज की बात की थी। 1860 में पहली बॉडी बनी थी इंडियन पीनल कोड, जिसके द्वारा उन संस्थाओं का जन्म हुआ जिनसे भारतीयों पर राज किया गया, और दूसरी बॉडी बनी इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे ज्यों का त्यों 1947 के पश्चात रखा गया, क्योंकि नेहरू भारत को वैसे ही चला रहे थे जैसे ब्रिटिश। जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाएं। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात भारत में अंग्रेजों के जो बड़े बड़े पुतले थे उन पर अटैक्स होने लगे और तब जाकर 1969 में कलकत्ता से ये स्टैचूज हटाए गए, जब पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। जिन मूर्तियों पर अटैक्स हुए वो गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉयज या उन ब्रिटिश अधिकारियों के थे जिनके ह्यूमन राइट्स के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब थे, जिनमें से एक था लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल को तोड़ने वाले इस अंग्रेज अधिकारी का पुतला
बंगाल की धरती पर बंगाल के लोगों के मध्य उन्हें धत्ता बता रहा था। यही हश्र शिक्षा का भी था। 1964 यानी नेहरू जी की मृत्यु तक वही शिक्षा नीति अपनाई गई जिसे मैकॉले 1835 में भारतीयों के विरुद्ध बनाकर गया था। 1964 में कोठारी कमीशन को नई शिक्षा नीति का कार्य दिया गया और 1968 में नई शिक्षा नीति आई और इसमें तटस्थ रहने का ध्यान रखा गया, कॉलोनियल काल के पूर्ण सत्य को छुपाकर। ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, संसद सब उसी प्रकार चलते रहे जैसे ब्रिटिश काल में चलते थे। 1997 तक बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। संसद के अंदर ब्रिटिश समय से अनुकूलता मैच करते हुए न्यायपालिका में भी आज भी लॉर्डशिप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और आईपीसी या सीआरपीसी को अब 2023 में बदला जा रहा है। कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। आज भारत में कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं, परंतु क्या यह परिवर्तन पर्याप्त हैं या अभी बहुत कुछ करना शेष है, वो आगे देखते हैं। डीकोलोनाइजेशन क्यों आवश्यक है वो हमने देखा। आज भारत में कुछ बदलाव हो रहे हैं, परंतु क्या जितना हो रहा है वो पर्याप्त है? जी नहीं। अनेक ऐसे विषय हैं जहां डीकोलोनाइजेशन आवश्यक है। उच्च शिक्षा और डॉक्टर, इंजीनियर जैसे क्षेत्रों में आज भी सभी राज्य अंग्रेजी पर ही निर्भर करते हैं। प्रश्न यह आता है कि क्या हिंदी, तमिल, मराठी जानने वाला छात्र डॉक्टर बनने का अधिकार उसको नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश से हुआ शंखनाद उचित है, परंतु ये पुस्तकें भारत के हर राज्य में हर भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। भारत में अभी भी अनेक कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिश कालखंड में बनाए गए थे, जैसे कि इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में बनाया गया था, आज तक चल रहा है, जबकि पुलिस क्षेत्र में अनेक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत में आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो उन अंग्रेजों के नाम पर हैं जिन्होंने अनेक अत्याचार भारतीयों पर किए। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के मस्तिष्क से यह निकालने की आवश्यकता है कि श्वेत वर्ण के लोग आपसे ऊपर हैं या भारतीयहीन हैं या क्षेत्रीय भाषा किसी भी प्रकार से अंग्रेजी से कम है। परंतु जो आज भारत कर रहा है डीकोलोनाइजेशन के लिए, उसे अच्छा आरंभ माना जा सकता है। डीकोलोनाइजेशन का अर्थ अंग्रेज या अंग्रेजी से घृणा नहीं है, अपितु हीन भावना को समाप्त करके संसार के समक्ष अपनी सभ्यता के गौरव के साथ खड़े होना है। अंग्रेजी सीखनी चाहिए, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि जो बहुसंख्यक लोग इस भाषा को नहीं जानते उनसे शिक्षित होने या डॉक्टर बनने का अधिकार ही छीन लिया जाए। क्या भारत में डीकोलोनाइजेशन के विषय में जो हो रहा है वह उचित है? आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? हमें कमेंट करके बताएं, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यही हमारी प्रेरणा का स्रोत है। हमारे कार्य को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। यदि यह रेड फाइल अच्छी लगी आपको तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी रेड फाइल अवश्य देखें, जो आपको ईरान में क्या हो रहा है वो बताएगी। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण।